नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे, आईवीएफ के मिथ्स। बहुत सारे सवाल मैं सुनती हूँ अपने ओपीडी में। आज मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि ये सारे मिथ्स या भ्रम जितने भी हैं इन्हें दूर किया जाए। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं सवाल कि डॉक्टर साहब क्या आईवीएफ बहुत पेनफुल है? जी नहीं, आईवीएफ बिल्कुल पेनफुल नहीं है। इसमें ना तो कोई कट आता है, यानी कोई कट नहीं बॉडी के ऊपर कराते वक्त, और ना ही कोई टाँका आता है। ये बड़ा सरल प्रोसीजर है और वेल एस्टैब्लिश्ड है, जहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बहुत रेयर है। अब रही बात 12 दिन इंजेक्शंस, 10 से 12 दिन जो इंजेक्शंस लगते हैं, मैं सबसे यही कहती हूँ कि दो तरह के इंजेक्शंस आते हैं जहाँ पे आईवीएफ की कॉस्ट निर्भर करती है कि या तो आप रिकॉम्बिनेंट यानी पेनलेस इंजेक्शंस ले लीजिए, जो इंसुलिन की तरह, जैसे घर में लोग इंसुलिन लगाते हैं वैसे अपने आप आईवीएफ के इंजेक्शंस ले सकते हैं। उनकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो लीजिए। और दूसरे आते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, जो कि आपको रोज़ किसी नर्स की हेल्प के द्वारा लगवाने पड़ेंगे। अब मेरा सवाल जब लोग पूछते हैं कि क्या ये बहुत पेनफुल है, तो मैं उनसे हमेशा ये पूछती हूँ, क्या जिस दर्द से या जिस परेशानी से या जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं, निसंतानता से, क्या उससे बड़ा हो सकता है किसी इंजेक्शन के चींटी जितना दर्द? तो आंसर वो महिला खुद ही दे देती है कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरी इच्छा बहुत बड़ी है माँ बनने की, या हम माता पिता बनना चाहते हैं, इतना दर्द तो हम सह ही लेते हैं। तो जिस परेशानी से या जिस कठिनाई से आप गुजर रहे हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि एक चींटी जितना सुई का दर्द उसके सामने ज़्यादा है। तो आई होप मैंने ये सवाल आपका सॉल्व कर दिया कि ये दर्द नहीं करेगा आपको, ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है या ये दर्द भरा नहीं है। अब आती है बात कि पता नहीं इसमें कितना टाँके लगेंगे, क्या होगा, कैसे निकालेंगे अंडे। तो बड़ा सरल प्रोसीजर है ये कि अगर मैं इस मॉडल के माध्यम से कहूँ कि जब ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, तो मैं इस पेन को, आप समझ लीजिए कि मेरे अल्ट्रासाउंड का प्रोब है, इसके साथ एक नीडल फिट कर देते हैं, और वो नीडल जो है इस ओवरी से पहले एग्स फॉलिकल यानी फॉलिकल का पानी निकाल के ट्यूब से आ जाता है बाहर, और फिर दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं। तो बॉडी पे ना कोई कट आया और ना सूचर आया। 20 मिनट का आपको एनेस्थीसिया, 20 से 25 मिनट का टाइम होता है। जब हम जितने में ये प्रोसीजर हो जाता है, तो उतने समय में आपको कोई दर्द नहीं महसूस होता है। बाद में थोड़ा बहुत अगर लगता भी है तो इंजेक्शन और गोली से वो सेटल हो जाता है। उसके बाद जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं है, वो ओपीडी प्रोसीजर की तरह हो जाता है। आप चल के आएंगे, चल के चले जाएंगे उसी दिन। जिस दिन पिकअप किया उस दिन भी आपको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं 4-5 घंटे के बाद। तो डेफिनेटली ये प्रोसीजर पेनफुल नहीं है और ना ही इसमें कोई डरने का विषय है। अब अगली बात आती है कि इन इंजेक्शंस के, डॉक्टर साहब 10 से 12 दिन हार्मोन के इंजेक्शंस आप लगाओगे आईवीएफ में, तो क्या इसका साइड इफ़ेक्ट होगा? क्या बाद में मेरा शरीर जो है फूल जाएगा? क्या मुझे बहुत तकलीफ होगी? क्या मुझे ओवरी का कैंसर या सर्विक्स का कैंसर हो सकता है बाद में? तो मैं इन सवालों का भी जवाब देना चाहूँगी कि 1 किलो बॉडी वेट किसी किसी का बढ़ जाता है उसी साइकिल में, और उसके बाद वो वापस नॉर्मल हो जाता है। किसी किसी महिला को 100 में से 2 महिलाएं होंगी जो मूड स्विंग्स यानी अपने मिजाज में कोई बदलाव देखेंगी, तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोग 3-3 आईवीएफ करा चुके हैं, 5-5 आईवीएफ करा चुके हैं। इतने साल हो गए इस प्रक्रिया को एस्टैब्लिश हुए हुए। कैंसर, क्या जिन महिलाओं ने आईवीएफ नहीं कराया, क्या उनमें इसकी संख्या ज़्यादा नहीं है? बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आईवीएफ की वजह से कोई कैंसर हो गया, बट रिमोट पॉसिबिलिटी है। बट 1 या 2 आईवीएफ या 3 आईवीएफ साइकिल्स में ऐसा देखा नहीं गया है। अब आती है बात कि इसका और कोई साइड इफ़ेक्ट? जी नहीं, आपके शरीर पे इन हार्मोन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बिना डरे इस प्रोसीजर को, अगर आपको एडवाइस किया जा रहा है, आप कराइए। अब आता है कि डॉक्टर साहब ये ट्रीटमेंट तो बहुत कॉस्टली है। मैंने पहले भी कहा कि एक प्रोसीजर की, एक टेक्निक की कॉस्ट ज़रूर आएगी किसी भी आईवीएफ लैब के अंदर, क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व हैं, इतना इक्विपमेंट उसमें लगा हुआ है, सब कुछ है।
लेकिन इंजेक्शंस की कॉस्ट आपके हाथ में है। 2 तरह के इंजेक्शंस मैंने अभी आपको बताया, आप अपने क्लिनिक से डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और अपने पॉकेट फ्रेंडली आईवीएफ करा सकते हैं। ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है, लो बजट आईवीएफ उपलब्ध है। आप निसंतानता से ग्रस्त हैं, आप कोई ना कोई मदद ज़रूर आपको मिल जाएगी। आप एक बार आगे आके बात कीजिए। अब एक और मिथ है कि क्या मेरा वेट बढ़ेगा इससे? जी नहीं, आपका वेट इससे नहीं बढ़ेगा। आपका वेट बढ़ेगा क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं, और आप कुछ लोगों की आदत होती है कि वो स्ट्रेस में ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, मंचिंग शुरू कर देते हैं। बीच में चिप्स का पैकेट आया, समोसे आए, स्नैक्स आए, दिन में कभी भी चलते फिरते वो खाना शुरू कर देते हैं और एक्सरसाइज करते नहीं हैं, तो फिर वेट तो बढ़ेगा। लेकिन अब आप ये कहिए कि वो आईवीएफ के ट्रीटमेंट से बढ़ा, तो ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। और अगर कोई मिथ्स हैं आपके, तो आप डायरेक्ट मुझे लिख सकते हैं बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर पे, और आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आईवीएफ से रिलेटेड है तो हम क्लैरिफाई करेंगे। अब बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सभी टेस्ट में कहीं पर भी टीबी आई नहीं है, मुझे टीबी की दवा पहले जब मैं कहीं किसी क्लिनिक में गई थी मुझे प्रिस्क्राइब कर दी गई है, लेकिन जब टीबी आई नहीं तो मैं टीबी की दवा क्यों खाऊं? मेरी लाइनिंग थिन है, मैं क्यों खाऊं टीबी की दवा उसके लिए? अब इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूंगी कि हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन डिजीज़ है, नॉर्थ इंडिया में खासकर कुछ हिस्सों में देश के ये बहुत प्रचलित है। अब इसके कोई लक्षण जो हैं, कई बार इनफर्टिलिटी अपने आप में इसका एक लक्षण है कि आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, लेकिन आपको कभी बचपन से लेके अब तक नहीं पता चला कि आप टीबी से ग्रस्त हैं या टीबी के कीटाणु ने आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे कोई हमला किया है। हो सकता है आपकी ट्यूब में पानी भर गया हो। अब इस मॉडल में अगर आप देखें तो इस साइड की ट्यूब जो है वो फूली भी लग रही है, बजाय कि इस साइड की ट्यूब नॉर्मल है। अगर अल्ट्रासाउंड पे ये दिखाई देता है ट्यूब में पानी भरा हुआ, तो इसे हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। बच्चेदानी की परत अगर कम पतली है, कम है 7 मिलीमीटर से या 6 मिलीमीटर से, तो हम कहते हैं चांसेस हैं कि इन्फेक्शन टीबी का हो सकता है, क्लमाइडिया का हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है वो। या हमने दूरबीन डाली और अंदर सारे मकड़ी के जाले जैसे मिले, जैसे कि हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम, कि पूरी बच्चेदानी के अंदर की जो कैविटी है वो भरी पड़ी है मकड़ी के जालों की तरह, ऐसे एशरमैन सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। तो इन सभी सिचुएशंस में डाउट जाता है कि कहीं टीबी का इन्फेक्शन पास्ट में कभी हुआ है, जिसका लक्षण है एशरमैन सिंड्रोम, हाइड्रोसैल्पिंग्स या प्रेग्नेंट ना हो पाना। इसके चलते चलते ये सब चीज़ें जब इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पाई जाती हैं, तो एक टाइम आता है जब टीबी का डाउट सामने आता है। इस सिचुएशन में टेस्ट सारे नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है कि टीबी की दवा खा लीजिए। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि साइंस कहती है टीबी की दवा 6 महीने दे के फिर आप कर लीजिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है प्रूफ किए बिना मत दीजिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसमें मैं कहूँगी कि 2 विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, और किसी की सुपरविजन में टीबी की दवा खाइए, अपनी मर्जी से जाके नहीं खा सकते आप। और अगर लेनी भी है तो लेने के बाद क्या आप इनफर्टिलिटी में जितना डैमेज हो चुका है क्या उसे रिवर्स कर सकेंगे? अगर ट्यूब डैमेज्ड है तो डेफिनेटली उसका हम कुछ रिवर्सल नहीं होता, या दोबारा वापस वो नॉर्मल नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए आपको उसको ट्यूब को क्लिप करा के आईवीएफ ही उसका एक समाधान है। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, अपने डॉक्टर की राय मानिए इस चीज़ में। इस चीज़ में उलझने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब बात आती है कि क्या डायबिटीज़ हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, या बीपी हमारा पहले तो ठीक था लेकिन हमने ट्रीटमेंट कराया, प्रेग्नेंट हुए, डायबिटीज़ हो गई। अब प्रेगनेंसी चाहे आईवीएफ से हो, चाहे नॉर्मल तरीके से हो, या आईयूआई से हो, किसी भी तरह से अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस दौरान आपको ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप नियमित तौर पे चेकअप के अंडर रहेंगे। आप अपनी डाइट, अपना चेकअप नियमित रखेंगे किसी भी डॉक्टर के साथ। अगर आप आईवीएफ क्लिनिक से दूर हैं तो अपने घर के आसपास देख लीजिए और ज़रूर अपने ट्रीटमेंट में रहिए। नेक्स्ट सवाल आता है कि डॉक्टर साहब हम आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, हमने देखा है कितने लोगों को, हमने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है कि जितनों लोगों ने आईवीएफ कराया सबके ट्विंस होते हैं, तो क्या हम भी आईवीएफ कराएंगे तो आप हमें ट्विंस दे देंगे? मैं उन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि ये मिठाई की दुकान नहीं है कि एक कहा आपने और हमने 2 दे दिए, ऐसा नहीं होता है। साइंस क्या कहती है पहले आप वो समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं हमें ये भी नहीं पता होता कि ये पॉजिटिव रहेगा या रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। 50 से 60% चांस होता है कि अगर एम्ब्रियोज अच्छे हैं, लाइनिंग अच्छी है, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन 40% 50% चांस ये भी रहता है कि ये रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा। इस स्थिति में हम क्या करेंगे?
अगर हमारे पास बैलेंस एम्ब्रियोज हैं, हम 1 या 2 महीने का गैप लेंगे। अगर हिस्ट्रोस्कोपी हमने की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की तो एक बार दोबारा हम यूट्रस को देखेंगे। और हिस्ट्रोस्कोपी यानी बच्चेदानी के अंदर से जांच एक दूरबीन द्वारा, यानी इसको अंदर से देखा जाएगा, क्योंकि कई बार अल्ट्रासाउंड पे पॉलिप्स या कोई भी चीज़ मिस हो सकती है, तो बेटर है दूरबीन से देखा जाए अगर एक फेल्ड IVF है तो। देखने के बाद आप लाइनिंग को प्रिपेयर करेंगे और दोबारा से अगर बैलेंस एम्ब्रियोज हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। अब उसी पेशेंट के, उसी IVF साइकिल के, उसी क्लिनिक में वही डॉक्टर, वही एम्ब्रियोलॉजिस्ट, सब कुछ सेम था। पहली बार हमने डाला और पेशेंट का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था, लेकिन वही दोबारा एम्ब्रियोज हमने सेकेंड साइकिल में डाले तो पेशेंट ने ट्विंस कंसीव कर लिया या वो प्रेग्नेंट हो गए। तो इस बात का भी कोई जवाब नहीं है, ये मैटर ऑफ चांस होता है। कई बार हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हुआ, और ये बहुत कॉमन होता है। और रही बात सिंगल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी की, ये भी कहना मुश्किल होता है। कई बार हम एक एम्ब्रियो डालते हैं, वो 2 में डिवाइड हो जाता है रेयरली, तो ट्विंस हो सकते हैं। कई बार हमने एम्ब्रियो ज़्यादा डालें क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज थे, तो हो सकता है ट्विंस का चांस रहे। लेकिन हमारी बच्चेदानी का डिज़ाइन एक बच्चे को कैरी करने के लिए कुदरत ने बनाया है। ट्विंस तक तो चलो फिर भी हम कैरी कर लेंगे, लेकिन अगर ट्रिपलेट्स हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क होगा। उसे रिडक्शन 12 हफ्ते पे करा देना चाहिए कि 2 बच्चे बढ़ें और एक बच्चे को वहीं पर ही हमें अंदर एक इंजेक्शन के माध्यम से उसकी हार्ट बीट बंद करनी पड़ती है, ताकि वो बाकी 2 बच्चे सरवाइव कर सकें। नहीं तो प्री टर्म लेबर, वक्त से पहले डिलीवरी हो जाना, बच्चों का NICU यानी नर्सरी में एडमिशन होना संभव है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि ट्विंस और ट्रिपलेट्स कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन लोग हमेशा, पेशेंट्स कहते हैं नहीं हमें ट्विंस चाहिए। तो आप अपने आप को भी रिस्क पे डाल रहे हैं और अंदर जो शिशु पल रहे हैं उनको भी आप रिस्क पे डाल रहे हैं। तो दुआ कीजिए कि एक ही बच्चा हो और स्वस्थ हो। आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपकी काफ़ी सारे मिथ्स आंसर किए हैं। फिर भी कुछ और सवाल है तो आप ज़रूर लिखिए हमें, कोशिश करके मैं इन सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।